So, hello everyone. We are here now with our online interview sessions with GATE rankers. So, वैभव, प्लीज आप अपने बारे में थोड़ा हमें बताइए, हमारे व्यूअर्स को बताइए। जी सर। सर मैं स्टार्ट करता हूँ अपनी जर्नी से 12th क्लास से। सर जैसे कि हर कोई लड़का होता है, हर कोई जो भी होता है तो वो अपनी ड्रीम बनाता है कि आईआईटी में एक बार एडमिशन पढ़ने को मिले। और इस तरह से मैंने भी ये ड्रीम बनाया था अपने 12th क्लास में, तो मैंने भी कोचिंग लगाई थी। और सर कोचिंग में परफॉर्म भी अच्छा कर रहा था, पर सर उस अकॉर्डिंग मिल ना पाया। और सर उस तरह फेल हो गया मैं एक तरह से। तो सर वो ड्रीम कहीं ना कहीं दबा रह गया था, और मैं एक गवर्नमेंट कॉलेज में गया, एमआईटीएस ग्वालियर में। और सर ये मेरा मोटिव तो था कि गेट में करूंगा, पर ये मैंने शुरुआत करी अपने फाइनल ईयर या फिर अपने थर्ड ईयर के बीच से। और सर स्टार्टिंग मैंने करी, और स्टार्टिंग में मेरी कोई प्लानिंग नहीं, कुछ प्लानिंग नहीं, बस अपना कर रहा था। जो सब्जेक्ट था अपना देखता था और अपना वीडियो से अपना सॉल्व करने लग जाता था। और ना प्लानिंग ना करने के चक्कर में मेरी फर्स्ट अटेम्प्ट में 3168 रैंक आई। और सर इसके बाद मैंने फिर अटेम्प्ट दिया और उसमें मेरी 175 रैंक आई इस साल। ओके, और वेरी सर गुड। जी, या कंटिन्यू कंटिन्यू। जैसे मैं कह रहा हूँ, मैं अभी गलती जो भी है वो मैं आपको आगे बताऊंगा कि मैंने क्या गलती करी थी। बाकी जितनी स्ट्रेटेजी वो सब आपको आगे बताते यस। और आपने कौन सी ब्रांच से गेट दिया है? आपका कितना रैंक रहा है दोनों में, वो थोड़ा हैं। जी अगर आप सर। बता सको। जी सर। सर मैंने इलेक्ट्रॉनिक्स ब्रांच से गेट दिया है, और मेरा 175 रैंक है। हम्म, सर इसमें वैसे तो ये ब्रांच में काफ़ी अपॉर्चुनिटी होती है। अगर आप हम्म, देखें तो वीएलएसआई सेक्टर बहुत बूम पे चल रहा है। और आपको अगर कुछ अच्छा पाना है, जैसे नॉर्मल कॉलेजों से पाना इतना पॉसिबल नहीं है, और स्पेशली वीएलएसआई डोमेन में जो जॉब्स हैं उसमें आपको अच्छा खासा पैकेज, अगर जो जॉब पाइए तो आपको स्पेशली आपको जाना चाहिए, मास्टर्स के लिए डेफिनेटली जाना चाहिए। तो इसी को सोच के मैंने भी तैयारी शुरू करी थी। स्टार्टिंग में मुझे कुछ आइडिया नहीं था, बस करता गया, और आगे जाके अब पता लगता है कि अपॉर्चुनिटी की कमी नहीं है आईआईटीज में। एक बार आप यस। आईआईटीज में अच्छी रैंक ले आए, 300 के अंदर ले आए, अगर और आप रिजर्वेशन तो थोड़ा आगे भी ले जाए, पर आपको एक बार आप टॉप आईआईटी में घुस गए तो आपका सेटलमेंट हो गया है। आप बस पढ़ते रहिए और आपका अच्छा करके लगेगा कहीं ना कहीं। वेरी गुड, वेरी नाइस। सो कंग्रेचुलेशंस आपको, अब सब हार्टिएस्ट कंग्रेचुलेशंस फ्रॉम आवर टीम यस सर, टू थैंक यू सिक्योर सर। दिस वंडरफुल रैंक। यस। यस एंड सर। थोड़ा ऐसे बताइए कि आपने जब अपना रैंक अपने पेरेंट्स को बताया था, अपने फैमिली फ्रेंड्स को बताया था, तो क्या रिएक्शन था? सर स्टार्टिंग में जब मैं पेपर दे के आया था, अ, सर आपको आवाज़ आ रही है क्या? हाँ, परफेक्ट। ठीक है सर, क्लियर है ना? हाँ सर। सर मैं जब पेपर दे के आया था तो मैं सोच रहा था कि सर ये मेरा पेपर अपने अकॉर्डिंग, मतलब मेरा हिसाब से सही किया था। तो मैंने ये सब घर पे बताया था अपने। तो मम्मी को मेरे से एक्सपेक्टेशन थी अच्छा करा है। पर बाद में क्लियरिटी के लिए, बाद में कुछ समय बाद जब आंसर की आई और सब, जब आंसर की बाद तो ये प्रिडिक्टर स्टार्ट हुए, तब मेरे को पता लगा कि रैंक सही बन रही है। कुछ टीचर स्टार्टिंग में बोल रहे थे कि आपकी रैंक, पेपर इजी है तो आपके नंबर इतनी आसानी से नहीं आएंगे, 70+, 75+ लानी पड़ेगी इस हिसाब से। पर उससे जब रैंक पेपर आना शुरू हुआ तो उसमें मेरे को 250 के आसपास रैंक तक लगी। तो मम्मी फैमिली वालों को थोड़ा अंदाजा पड़ गया था कि ठीक रैंक ला सकता है इस बार। उसके बाद सर ये कुछ समय बाद सैचुरेट हो गई, 250 के आसपास रैंक आ गई, दिखने लगी मेरी प्रिडिक्टर में। उसके बाद सर रिजल्ट वाले दिन बिल्कुल वो तो साइट बंद हो गई थी। साइट पूरा हाँ। 3-4 घंटे तक बंद पड़ी थी। तो बड़ा टेंशन सा हो रहा था, लोगों के आ रहे थे, फोटो डाल रहे थे, स्क्रीनशॉट डाल रहे थे। तो सर मैंने खुद का रिजल्ट नहीं देखा, पर मेरे जिनके नंबर आसपास थे तो उनसे मुझे समझ में आ गया कि कहीं ना कहीं मेरी 150 से लेकर 200 के बीच में रैंक आ रही है। और सर उस समय रिएक्शन मतलब बहुत अच्छा था और बहुत खुशी हुई थी, क्योंकि सर 2 साल की मेहनत सक्सेसफुल हो गई थी। कहीं ना कहीं अब कहीं मिल जाएगा। एब्सोल्युटली, एब्सोल्युटली। सो जी। अभी आपने झंडा तो गाड़ी दिया है, तो अब मैं ये पूछना चाहता हूँ कि आपको आगे जाके क्या करना है? सो व्हाट डू यू ड्रीम ऑफ नाउ? सर अभी तो मेरा प्लान एमटेक करने का है, कि मुझे अच्छे कॉलेज में टॉप आईआईटी में एमटेक करने को मिल जाए। और सर स्पेशलाइजेशन में भी वीएलएसआई मेरी फर्स्ट प्रेफरेंस है, और अगर वीएलएसआई में नहीं मिलती तो मैं 100 एआईएमएल साइड भी जा सकता हूँ, ऐसा मेरा प्लान है। और सर कुछ समय बाद जैसे पीएसयू भी आएंगे, वो अभी कुछ समय बाद आएंगे, तो उसके लिए बाद में प्लानिंग करेंगे। पर अभी तो हाल फिलहाल एमटेक करूंगा टॉप आईआईटी से। वेरी गुड, वेरी गुड। नाइस डिसीजन। बिकॉज मेरे को पता है, मेरे इधर पीयर्स है जो VLSI में एमटेक कर रहे हैं, और उनके पैकेजेस सुनता हूँ तो सर सो माइंड इट्स। ब्लोइंग। हाँ। यस सर।
आपको बस और मेहनत करते रहिए, आपको कहीं ना कहीं आप फ्यूचर में सक्सेस पा लेंगे। तो आपसे बात करके ये तो पता चल रहा है कि आप कंसिस्टेंटली मेहनत करने में और परसिवरेंस में बिलीव रखते हो। दैट इज अ वेरी गुड जी क्वालिटी। सर। जी नाइस। सर। ओके। सो आप आप थोड़ा गाइडेंस के बारे में बता सकते हैं कि आपने कैसे प्रिपरेशन किया था, आपकी स्ट्रैटेजीज, आपने टेस्ट सीरीज कैसे लगाया, आपने कितने लोगों से गाइडेंस लिया, कैसे आपकी स्ट्रैटेजीज थी, इलेक्ट्रॉनिक्स में कैसे सब्जेक्ट्स होते हैं, कितना डिफिकल्टी लेवल होता है, थोड़ा हमें हमारे व्यूअर्स को बताइए। जी सर। सर वैसे तो इलेक्ट्रॉनिक्स बाकी ब्रांचेस के सामने टफ पेपर रहता है, मतलब जनरली ऐसा देखा गया है कि कम नंबर पे अच्छी रैंक आती है। तो आपको इतना ज़्यादा मेहनत करने की, मतलब आपको मेहनत करने की जरूरत है, पर आपको ये सोच के नहीं चलना कि 90 प्लस ही आएगी, 80 प्लस ही आएगी। आप 60 के ऊपर ला रहे हैं तो आप श्योर शॉट अच्छी रैंक ला जाएंगे। तो सर इसमें हमारे 10 सब्जेक्ट थे, और 10 की सर, मतलब मैंने स्टार्टिंग स्टार्टिंग से बता दूं सर, मैंने अपनी स्टार्टिंग जब फोर्थ ईयर में कर रही थी, तो सर बिना बिना प्लानिंग के मैंने शुरू कर दी तैयारी। तो जैसे एक हमारा सब्जेक्ट होता है नेटवर्क, एक होता है सिग्नल, तो सर बिना प्लानिंग के चक्कर में सर नेटवर्क को मैंने दे डाले 2 महीने, और सिग्नल को दे डाले 2 महीने, ऐसे ऐसे करके ये बिना प्लानिंग के जब मैंने करा तो पता लगा कि बाद में टाइम ही नहीं बच रहा और सब्जेक्ट होगा। तो उस चक्कर में साल भर की मेहनत, तो आखिरी में सब सिलेबस कवर नहीं होता। तो बस मैं फॉर्मूले देख के चला गया, या फिर फॉर्मूले देखने की बजाय कुछ कुछ हल्के से कंसेप्ट देख लिए। तो सर मेरी मतलब 60% तैयारी हुई थी। और सर मैंने टेस्ट वेस्ट भी दिए थे उस समय, पर ज़्यादा ही दे पाया था, क्योंकि फर्स्ट अटेम्प्ट था। टाइम की भी थोड़ी कमी थी कॉलेज के चक्कर में। तो सर इससे मेरी 3,000 रैंक आई। और सर अगली बार मैंने उसे इसे अच्छा करने के लिए, अपने आप को बेटरमेंट करने के लिए, सर मैंने सबसे पहले तो मेरी प्रैक्टिस में कमी थी, तो मैंने 3 बुक्स खरीदी जो इलेक्ट्रॉनिक्स में पॉपुलर बुक्स होती है, वर्क बुक मतलब। क्योंकि सर प्रैक्टिस करने के लिए मैंने एक कनोडिया खरीदी, एक बिट्स एंड बाइट्स खरीदी, और एक एक मैंने पीवाई की बुक, मतलब बिक नहीं खरीदी सॉरी, मैंने वो पीडीएफ फॉर्म में अरेंज करा था। और इन सबसे खूब प्रैक्टिस करी मैंने, इनको अपनी तैयारी को 3 फेज में बांटा। कि जैसे 3 फेज मतलब एक तरह से 3 रिवीजन टाइप के थे। तो मैंने सबसे पहले तो सारे सब्जेक्ट को गो थ्रू करना था, वो तो कनोडिया अच्छी बुक होती है, उससे मैंने गो थ्रू करे अपने पूरा लंबा समय था, बहुत बहुत बड़ी बुक थी। तो उसको मैंने पूरे 6 महीने तक पढ़ता रहा, इसलिए पढ़ के आता था और सॉल्व कर लेता था, ऐसे पूरी बुक करी। और टेस्ट भी देता रहता था, छोटे वाले टेस्ट है 45 मिनट के टेस्ट होते हैं, तो उनको भी टेस्ट पैरेलल में देता रहता था। उसके बाद सर, अब टाइम उसके बाद ये निकल गया, उसके बाद मैंने सर दूसरा रिवीजन करना शुरू करा। तो सर मतलब एक तरह से फेज 2 टाइप से शुरू करा। तो उसमें सर दूसरी बुक थी मेरे पास, बिट्स एंड बाइट्स। वो एक एस एकेडमी की बुक है, बहुत अच्छी बुक है सर। उससे मैंने बुक सॉल्व करी, और उससे सॉल्व करके सर कि मेरा 2 महीने में वो भी कंप्लीट हो गई। फिर सर पीवाईक्यू की बारी आई, और पीवाईक्यू ऐसे ऐसे करके सर पीवाईक्यू निपटा दिए। उसके बाद सर आखिरी में मेरे पास 2 महीने बचे थे। 2 महीने। आप अपना जी थोड़ा सर टाइम कुछ। फ्रेम शेयर कर सकते हो, जैसे आपने जनवरी तक सिलेबस खत्म कर दिया था, फिर रिवीजन चालू किया, तो मंथ्स का भी हमारे व्यूअर्स को सर आइडिया लगता है। वैसे वैसे ये स्ट्रेटेजी तो मैं एक्चुअली मेरे क्या ड्रॉपर था। तो ड्रॉपर के लिए मेरी तैयारी से 50% 60% तो कम्प्लीटेड थी, 40% और करनी थी। तो इसलिए इसलिए मेरे को शायद कम टाइम लग सकता है, पर जो न्यू स्टार्ट करेगी उनको थोड़ा ज़्यादा टाइम लगेगा। तो मैं अपनी बता देता हूँ कि मैंने कॉलेज में जब गेट दे के आया था लास्ट टाइम, तो उस वाले के बाद अच्छा तो गया नहीं था सर, और कॉलेज भी चल रहा था, तो मैं कॉलेज चलने दिया अपने, 4 महीने तक कॉलेज चला। और सर लगभग लगभग जून जुलाई के आसपास मैंने तैयारी फिर शुरू कर दी अपनी। और सर फिर अपना 5-6 महीने लेके, 5 महीने तो कम से कम लगे मुझे कनोडिया बुक सॉल्व करने में। और उसमें उस कनोडिया और मैथ्स को सर मैं डेली 1 घंटा देता था। मैथ्स और एप्टीट्यूड, वो एक ऐसा सब्जेक्ट है कि वो एकदम होते नहीं है, तो उनको थोड़ा थोड़ा डेली का देते रहो। और सर इस हिसाब से मैंने कहा पहले अपना 4-5 महीने में अपना वो सिलेबस कंप्लीट कर दिया फुल वाला। उसके बाद सर रिवीजन अपने शुरू करे, रिवीजन अपने चले मेरे बिट्स एंड बाइट के थ्रू 2 महीने, और आखिरी में कुछ कुछ महीनों में मैंने अपने पीवाई को कर दिए। और सर आखिरी के मेरे पास मतलब लगभग लगभग 1.5 मंथ रह गया था जब मैंने मॉक टेस्ट लगाना शुरू करा था। और सर मॉक टेस्ट में एकदम से नंबर किसी के नहीं आते। मॉक टेस्ट में सबको अपना अपना प्रैक्टिस और एनालाइज सब कुछ करके चलना पड़ता है, तब आते हैं। तो सर ये मॉक टेस्ट मैंने दिए, और मेरे इस हिसाब से प्रैक्टिस कर कर करके और एनालाइज कर करके मेरे नंबर आ गए। ये रहता है सर। तो आपको कुछ ऐसा सिग्निफिकेंट डिफरेंस लगा जो भी आपने टेस्ट सीरीज दिया वो, और जो गेट के दिन आपने पेपर दिया था उसमें? सर सिग्निफिकेंट वो अपने आप पे डिपेंड करता है। आप अगर उसको गेट को बार बार सोचो कि गेट आ रहा है, गेट आ रहा है करके, तो आप हो सकता है आप टेंशन में चले जाओ और आप जितना परफॉर्म कर सकते थे पर एक्चुअल में ना हो पाए, ये भी हो सकता है।
तो आपको बस उसे भी नॉर्मल टेस्ट की तरह ही मानना है, जैसे आप टेस्ट दे देते हो। मैंने भी खुद 30 टेस्ट दिए थे और गेट को भी मैंने नॉर्मल टेस्ट की तरह देना चला गया बढ़िया तरह से। सर मैं आपके जब नंबर आना शुरू होते हैं तो आपको थोड़ा भरोसा हो जाता है कि आप ले आएंगे। और जैसे मेरा कॉन्फिडेंस आया तो सर मैं भी उसी तरह से पेपर देना चला गया। और सर एक बात बताना चाहूंगा, क्योंकि पेपर पेपर आप ब्लाइंडली देंगे तो आपके नंबर शायद ना भी आए। तो आपको थोड़ा स्ट्रेटेजी वाइज पेपर अटेम्प्ट करना चाहिए। अटेम्प्ट कैसे करना चाहिए सर, कि आपको 3 फेज में अटेम्प्ट करना चाहिए पेपर को। Okay. अटेम्प्ट कैसे मतलब सर, पहली बार में आप जो सारे इजी क्वेश्चन देख लीजिए जो आपसे देख के हो जाएगी। जितनी जल्दी हो सके कर लीजिए। उसके बाद अपना चीज जैसे निपटेगी, उसके बीच बीच में जैसे अपने जो कर रहे थे इजी वाले क्वेश्चन, तो आपको बीच में ऐसे क्वेश्चन भी दिखेंगे कि जो जो थोड़े टफ है, जो मतलब मैं कर लूंगा, आता है मुझे। और हम्म। तीसरा तीसरा कैटेगरी ऑफ क्वेश्चन होता है जो आता ही नहीं है, बिल्कुल नहीं आता, मतलब वो तो बिल्कुल बहुत सोचूंगा तो होगा। तो सर वो उनको जो कर सकता हूँ पर लंबे हैं उनको मैं 12 सेकंड पार्ट के लिए छोड़ देता था। पहले इजी, फिर सेकंड, फिर थोड़ा सॉल्व कर सकता था वाले, और फिर तीसरी बार में जो बिल्कुल नहीं आते थे सर उनको देखना चाहिए। इससे क्या होगा सर, कि आप कम से कम आपका टाइम, जैसे अब बहुत लोगों का पेपर छूट जाता है या फिर कुछ लोग को सब पूरा पेपर ही गो थ्रू नहीं कर पाते, तो इससे आपका पूरा पेपर ही गो थ्रू होगा और आपको छूटने का चांस नेग्लिजिबल हो जाएगी। इस तरह से मैंने पेपर अटेम्प्ट करा था। तो ये जो स्ट्रैटेजी थी आपकी, आपने टेस्ट सीरीज सर, से बिल्डअप किया था या फिर आपने मतलब ऑन द स्पॉट सर सडन? नहीं सर, नहीं सर, सब टेस्ट सीरीज से जितने ज्यादा ज्यादा टेस्ट देना पड़ते हैं तब आपको आइडिया पड़ने लगता है कि आपको कैसे टेस्ट देना है। रियल वाला भी आपको उसी तरह देना है, आपको आखिरी में अपनी स्ट्रेटेजी नहीं बदलनी है, आपको टेस्ट वैसे ही देना है। बस सर एक बात और बोलना चाहूंगा, जो मैंने अभी भी रियल गेट में गलती करी मैंने, कि सर मैंने मतलब 2 क्वेश्चन ऐसे आए थे और दोनों 2-2 नंबर के थे, मतलब लगभग 4 नंबर थे। मैंने सोचा कि ये लंबा क्वेश्चन है, इसको पढ़ना बेकार है, बाद में देखेगी। और इस चक्कर में मैंने इसे आखिरी तक पढ़ा नहीं। मैंने सोचा कि ये टफ क्वेश्चन है, इसको छोड़ दो देखे बिना। और सब बाद में से जब घर पे आके देखा तो सर बहुत इजी क्वेश्चन थे, इससे 4 नंबर का डिफरेंस आ सकता था। ये सर ऐसा ऐसा औरों को नहीं करना चाहिए, बाकी सबको एक बार रीड कर लेना चाहिए, कि हो सकता है आपको दिखने में बड़ा लग रहा हो पर हो बहुत इजी क्वेश्चन। परफेक्ट। तो अब मैं आपसे ये पूछना चाहूंगा कि जो आफ्टर गेट, व्हाट आफ्टर गेट, बिकॉज गेट इज एग्जाम जो इतने सारे अपॉर्चुनिटीज खोलता है आपके जीवन जी। में कि आपके गवर्नमेंट जॉब्स है, आपके पीएसयूज है, आपके एमटेक्स है, आपको डायरेक्ट पीएचडी का ऑप्शन मिलता है, एमएस का ऑप्शन मिलता है, जिससे आप बाहर अब्रॉड जा सकते हो। अब्रॉड की काफी सारी यूनिवर्सिटीज जो एक्सेप्ट करती है। तो ये सारी जो चीजें हैं इनका पता होना और इनका आपको एक एक्नॉलेजमेंट होना कि आप कैसे उसका यूटिलाइजेशन कर सकते हो, उसका क्या इंपॉर्टेंस आप समझते हो आपके पूरे लाइफ करियर में, क्योंकि ये करियर डिफाइनिंग मोमेंट है। जी सर, सर मैं आपको बताऊं, सर आप जैसे कोई भी कॉलेज से पढ़ते हैं, तो अगर आपके कॉलेज में अच्छी कंपनी आती है और आपको ड्रीम पैकेज, आपको जो भी पसंद है, आपको अच्छा दे सकती है, तो आपको गेट ना भी करना लेकिन चलेगा। पर बस मेरे को पता है कि मेरे को मानता हूँ कि मोस्ट ऑफ द कॉलेज में अच्छी कंपनी नहीं आती है, जो कि टॉप रेपुटेड कॉलेज जैसे आईआईटी होते हैं, और या फिर अच्छे कॉलेज और भी टॉप एनआईटी या फिर बिट्स ट्रिपल आईटी, तो यस। इनमें जो आती है कंपनी, अगर आप इनका ड्रीम करते हैं तो आप इसमें गेट की तैयारी करिए। और इसमें अपॉर्चुनिटी बहुत होती है। जैसे अभी पिछली साल ही मैंने एक वायरल वीडियो आई थी, वो मैंने देखी थी। उसमें क्या था सर, गेट का गेट का ऑल इंडिया रैंक 202 था। और सर उसने गेट सीएस में दिया था और आईआईटी गुवाहाटी से उसने एमटेक करा। और सर उसका 2 करोड़ का पैकेज लगा था। वो बहुत वायरल लड़का था सर। तो वो वो लड़के से मतलब कितना मोटिवेशन मिलता है, कि मतलब कोई लड़का एक समय पे टीसीएस ही निकाल पा रहा। ये मोटिवेशन अगर आप देखें तो आप कुछ करना सकते हैं, तो आप एक बार रिस्क लेके देख सकते हैं एक बार। और उसके बाद तो अपॉर्चुनिटी की कोई कमी नहीं है। मैं आज भी किसी से सीनियर से पूछता हूँ कि इस कॉलेज में कैसा है, इस कॉलेज में यहाँ पे अपॉर्चुनिटी कैसी है, तो वो एकदम एक नंबर बताते हैं, मतलब बिल्कुल ऐसा बताते हैं जो आप कभी ड्रीम नहीं कर सकते नॉर्मल कॉलेज से निकल के। बिल्कुल सर, बहुत अपॉर्चुनिटीज हैं। एब्सोल्युटली। ओके, सो मैं आपसे ये भी पूछना चाहूंगा कि जब आप गेट दे रहे थे तो कुछ ऐसी स्पेसिफिक टिप्स थी या ट्रिक्स थी जो आपके पास थी? जैसे मेरा था, मैं जब गेट दे रहा था तो मैंने एक मिस्टेक नोटबुक बनाया था जिसमें मैं मेरे मिस्टेक्स हाँ लिखता जी। था। तो ऐसे ही जी। आपका कुछ एनेक्डोट हो अगर आपके पास कि ये, हाँ, ये रामबाण इलाज हो गया मेरे लिए, इट वाज वेरी जी गुड फॉर सर। मी, ऐसा कुछ? सर एक राम आप जैसे मिलता जुलता मेरा भी इलाज था, कि जैसे टेस्ट मैं देता था। मैंने लगभग 200+ टेस्ट दिए थे। और इन टेस्ट, 200 वेरी प्लस गुड। मोक टेस्ट नहीं दैट दिए इज अ थे, मतलब वेरी गुड टोटल नंबर, टेस्ट। आई मस्ट से। यस। यस सर, 200+ टेस्ट दिए थे। और इन सब में सर मैं क्या करता था, कि बाद में मैं समय के साथ सीखा था, एकदम से तो नहीं आता। पर जैसे 3 तरह की गलती मैं निकालना सीख गया था, कि एक तो सिली मिस्टेक आपकी होगी,
कि आप 2+2 का 4, ये भी जरूरी नहीं है, पर और बहुत सारी सिली मिस्टेक है जो आप हाँ। एग्जाम में पकड़ोगे। इनको सर जो आपको दिखने लगे सिली मिस्टेक, तो उनको आप एक लाइन में एक कॉपी में डाल लीजिए, एक कॉपी बना के रख लीजिए, उसमें सिली मिस्टेक डाल लीजिए। और सर दूसरी मिस्टेक टाइप की दूसरी मिस्टेक होंगी सर, जैसे कि आप फॉर्मूला भूलेंगे, बहुत बार होता है। तो मैं उसके लिए सर आखिरी टाइम में जब मुक टेस्ट दे रहा था, तो मैंने एक बढ़िया सी बड़ा सा चार्ट तो नहीं सर, मैंने A4 साइज पेपर लिया और उसको चाहे चिपका दिया। उसमें वो वाले फॉर्मूले डाल देता था जो मैं भूल रहा हूँ बार बार, और ऐसे फॉर्मूले डाल डाल के डेली सामने चिपका के देखते रहता था। और सर तीसरे तरह का होता है कंसेप्चुअल मिस्टेक। कि कंसेप्चुअल मिस्टेक आपको अगर आपको कंसेप्ट नहीं आता है तो डेफिनेटली आपको पहले देख के आना चाहिए, आपको नोट्स में जाके क्या कंसेप्ट है, और फिर वापस आके उस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना चाहिए पेपर देने के बाद। तो ये इस तरह से आपका अच्छा खासा एनालिसिस हो जाएगा, और आपके नंबर भी ग्रो करने लगेंगे, अच्छा खासा ग्रो करेगी। और सर एक चीज़ और बताना चाह रहा था कि इस वर्ल्ड में डिस्ट्रैक्शन बहुत होता है, तो डिस्ट्रैक्शन कंट्रोल करने के लिए आपको, मैंने तो सर अपना एक छोटा सा मोबाइल लिया था, तो उसको मोबाइल को यूज़ करता था। और बाकी अपना जैसे टेलीग्राम हुआ, उसमें अपने प्रिपरेशन वाले ग्रुप छोड़े हुए थे, तो वो पापा मम्मी के में ऐप डाल लेता था, उसी में इस्तेमाल करता था। और बाकी बाकी सर जो पीडीएफ पीडीएफ वो भी पापा मम्मी के में चलाता था। तो सर ऐसे ही मैंने अपना काम चलाया था कुछ समय तक। काफी तो सही इस है ये। तैयारी। हाँ सर। सर एक और लास्ट चीज सर, यस यस कि प्लीज। हाँ सर, वैसे जैसे यूट्यूब में आप भी होते होंगे या मैं भी, कि बहुत ज़्यादा डिस्ट्रक्शन आता है। आप पढ़ने भी चाहते होंगे, आप नॉलेज के लिए चाहते हैं जरूर, पर आपको नीचे वीडियोज आएंगी, आप उसमें भी फंसे रह जाएंगे। तो इसके लिए सर एक कोल्ड टर्की बढ़िया सॉफ्टवेयर था, मेरे को बाद में पता लगा था। उससे मैं ब्लॉक कर दिया करता था, कि एक दिन के लिए, मतलब एक दिन जितना भी चाहो 7 दिन के लिए ब्लॉक कर दो, तो यूट्यूब में मैं खुद भी नहीं खोल सकता उसे। तो मैं इस तरह से आखिरी में, तो मैंने ये इस तरह का इस तरीके से मैं अपना डिस्ट्रक्शन से बचा रहा, और अपने अपने काम प्लान पे, अपने अपने पूरे शेड्यूल पे फिक्स स्टिक करता रहा। ये प्रूव करता है कि इंजीनियर स्मार्ट तो होते हैं। वेरी जी गुड। सर। ओके, सो नाउ आई आई ऑल्सो रियली वांट टू नो कि पुष्पेंद्र सर ने आपको कितना हेल्प किया, कैसे किया, बिकॉज आई सी हिम एवरी डे वर्किंग रियली वेरी हार्ड इन फ्रंट ऑफ, सर। ही इज एवरी डे इन फ्रंट ऑफ दैट एलईडी लाइट वर्किंग वेरी हार्ड टू हिज स्टूडेंट्स। बोलेगा 10 बजे क्लास है, अभी नहीं आ सकता, 11 बजे क्लास है एंड ऑल दैट। तो प्लीज थोड़ा वो भी बताइए। सर जैसे मेरी तैयारी हो गई थी, तो आखिरी के जब 4-5 महीने रह गए थे, तो उस समय मैं कोई किसी से कोर्स तो पढ़ नहीं रहा था, बस मैं सॉल्व करता था, और डाउट्स भी आते थे। और उस समय डाउट आने देते थे, तो उस समय इनकी पुष्पेंद्र सर ने भी शायद ज्वाइन करा था। तो ये डेली डाउट सॉल्व लेते थे। मैं सर पे जाता था, सर से जो डाउट पूछता था, मतलब अगर मेरे कंसेप्ट मैं कर भी ना पाऊँ, सर को भी लगता था कि ये टफ क्वेश्चन है। पर सर पीएचडी सर, पुष्पेंद्र सर सॉल्व करने की पूरी कोशिश करते थे, और कुछ टाइम लेके वो डेफिनेटली कर देते थे। मैं बहुत दिमाग लगा देता था, पर मैं फंस जाता था। पर सर सर कहते थे कि अगले दिन आ जाना, पर मैं करके दिखा दूंगा, और सर कर देते थे। सर की नॉलेज बहुत लेवल थी, बहुत हाई लेवल की थी। बस उनको टाइम सफिशिएंट दे दिया जाए तो वो सब कर सकते हैं। और सर ऐसी और बच्चे भी आते थे सर, डाउट वाउट तो सबके क्लियर करते रहते थे, और ज़्यादा ज़्यादा वो मोटिवेट करते थे कि आप ज़्यादा ज़्यादा क्लास अटेंड करिए, और आगे के लिए प्लान बताते थे कि आपकी रैंक आएगी तो ये सब हो जाएगा। और बाकी स्ट्रेटेजी भी डिस्कस करते रहते थे सर, कि आपको आपको तैयारी कैसे करनी चाहिए, मैंने क्या गलती करी थी, सब बताते रहते थे। सर उनका मतलब आखिरी के कुछ महीनों में उन्हीं का बहुत रोल था, क्योंकि मैंने आखिरी में उन्हीं की क्लास अटेंड करी थी। कोई टीचर की नहीं करता था, बस उन्हीं की डाउट क्लास चलाया था, तो डाउट पूछना होता था, मैं उनकी क्लास में मेरे डाउट क्लियर भी हो जाते थे। वेरी नाइस। तो अब मैं आपसे ये भी पूछना चाहूंगा कि जैसे वो आपके डाउट्स क्लियर करते थे, तो एज अ फ्रेंडली मैनर रहता था ना, मतलब जैसे आपको ऐसा जी लगता सर। था कि अरे कोई सर पढ़ा रहा नहीं है, सर, ही बड़े इज भाई लाइक जैसे दैट टू आपकी। मी। जी सर, बड़े भाई जैसे बिल्कुल ट्रीट करते थे वो, कि काफी अच्छे से फ्रेंडली रहते थे, टीचर जैसा लगता ही नहीं था, बड़े भाई जैसा लगता था। बढ़िया बढ़िया। ओके, सो अभी आपको कुछ भी और अगर शेयर करना हो इस इंटरव्यू में, एनीथिंग दैट यू वांट टू, बी वेरी फ्री, तो आप वो शेयर कर सकते हैं। एंड लास्ट में मैं आपसे एक क्विक गाइडेंस मांगूंगा कि एक सोर्स ऑफ मोटिवेशन जो आपको एक ड्रॉप ईयर पूरा सर्वाइव करने में मदद किया, एंड दैट टू विद अ वेरी ग्रेट आउटकम। सो कुछ एक सोर्स ऑफ मोटिवेशन आपका रहा होगा या कोई एक ड्राइविंग फोर्स आपका रहा होगा, तो वो भी मेरे को बता दीजिए। जी सर। सर पहला वाला आपने क्वेश्चन, उससे पहला वाला आपने दूसरा क्वेश्चन पूछा था, वो क्या था? वो ये था कि अगर आपको और भी कुछ आपकी प्रिपरेशन जर्नी के बारे में हमको बताना हो, प्रिपरेशन या तो कोई भी जर्नी के बारे में आपको बताना हो, जो भी आपके अप्स एंड डाउन्स आपने फेस किए हैं, या तो कोई भी आप या तो वो आप शेयर कर सकते जी सर। सर मतलब आपको पूरी तैयारी में हाईली मोटिवेटेड रहना पड़ेगा। मैं तो सर आईआईटी की कभी वीडियोस देख लिया करता था,
और सर पुष्पेंद्र सर भी डिस्कस करते थे, आईआईटी के फेस्ट होते थे, ये सब बताते रहते थे आईआईटी में ये वो होता है, और टॉप नॉच फैकल्टी होती है। सर पैकेज भी डिस्कस करते थे। ये सब चीज़ों से मतलब काफ़ी मोटिवेशन आता है, और आपको आपको ज़्यादा ज़्यादा पढ़ने का मन करता है। और जब आप मैंने प्लान भी बनाया था कि एक पेपर पे मैंने सारे महीने लिखे थे, जब से मैं तैयारी करी है और कब तक मेरा कब पेपर है। सारे महीनों का मेरे को प्लान था कि सर वैसे पहले महीने में मुझे 2 सब्जेक्ट करने हैं, अगले महीने में ये 2 करने हैं, और जो वाली किताब लगानी है। इस तरह से मेरा प्लान था। जब आप प्लान बन जाता है तो काफ़ी ज़्यादा मोटिवेशन आता है कि मेरा आगे का छूट रहा है। तो आगे का छूटने के चक्कर में आप लगे रहते हैं कि वो अपना जो टारगेट है वो तो कंप्लीट होगा। जब आप प्लान ही नहीं बनाएंगे तो आपको टारगेट ही दिमाग में नहीं आएगा, और आप उसी में फंसे रहते हैं। ये सर मेरा था। ओके। और एक कांस्टेंट सोर्स ऑफ मोटिवेशन हो सकता है आपके पेरेंट्स, आपके फैमिली हो, वो क्या था? जी सर, पेरेंट्स तो बिल्कुल रहते हैं। सर वो तो मेरे लिए मतलब मम्मी तो मेरे लिए चेक भी करती रहती थी कि तुम पढ़ते रहो, मुझे टोकती रहती थी। मतलब मुझे मुझे मैं पढ़ूंगा भी तो मुझसे वो कहती थी और पढ़ो तुम, बस तुम कर सकते हो, बस 1 साल और ड्रॉप लो। मेरी जॉब भी लग गई थी सर फाइनल ईयर में। मैंने जब प्लेसमेंट चल रहे थे तो उसमें मैं बैठा नहीं था, कि मेरे को लग रहा था कि मैं इस साल ही कर दूंगा। और जैसे ही सर गेट दे के आया तो सर उस बार गेट में अच्छा नहीं रहा, और उसके बाद मैंने फिर प्लेसमेंट में बैठा और मेरी 4 LPA की जॉब लग गई। और 4 LPA की जॉब में +2 ईयर बॉन्ड। सर मैंने देखा, जॉब तो मैं करके प्रिपेयर कर सकता था, पर 2 ईयर बॉन्ड को मैं हटा नहीं सकता था। तो सर जॉब मैंने छोड़ी। मम्मी पापा का भी पूरा सपोर्ट रहा, मेरी सपोर्ट रहा मुझे कि आप कर लो, आपको कोई दिक्कत नहीं, बस बस मन लगा के करना, आप पूरा साल को वेस्ट मत कर देना। यही उनका कहने का मतलब था। और मैंने पूरे साल भर अच्छे से पढ़ा, मतलब दिन दिन भर लेके अपनी कॉपी पेन लेके अपना बैठा रहता था सर, मतलब 8 से 10 घंटे में निकाला करता था। वेरी, काफी सही। जी सर। और अगर आपको कुछ बताना हो तो? सर अभी सर बस नहीं, इट्स ओके। बहुत। यस सर, अभी तो इतना ही याद आ रहा था। ओके, थैंक यू। अपन इस इंटरव्यू को इतना रखते हैं, और अगर आगे आपसे बात करनी होगी, आपकी काउंसलिंग की जरूरत होगी, आपकी गाइडेंस की अगर हमें जरूरत होगी, तो हम आपको बुलाएंगे। एंड इसी जी सर शॉर्ट बिल्कुल। नोटिस पे आपको आना भी होगा। थैंक यू, इट वॉज जी अ सर वेरी बिल्कुल। गुड टॉक विद यू। थैंक यू सो मच। थैंक यू सर। ओके। सो ये थे वैभव, जिनका आया था ऑल इंडिया रैंक 175। एंड इसी मार्गदर्शन के लिए, इसी काउंसलिंग के लिए आप जुड़े रहिए हमारे साथ। थैंक यू।